वेलकम टू शॉर्ट हैंड विद्यालय। दोस्तों, ये डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी स्टार्ट। भारत में छोटा मोटा इंडिया बसता है। यह इंडिया खुशहाल है। इसके बंदिशें हर समय उत्साह, उमंग और धन से परे होते हैं। इनके पास इतना धन है कि उसे ठिकाने लगाने के लिए समय समय पर या हर दिन होने वाले इंटरनेशनल डे भी कम पड़ते हैं। इस इंडिया में सबकी सोच एक जैसी है। जहाँ भी कुछ होने वाला है ये पहुँच जाते हैं। चाहे अन्न का आंदोलन हो, माता का जगराता हो, शहर की किसी सड़क पर तमाशा करना हो या फिर योगा डे मनाना ही क्यों ना हो, जहाँ भी मीडिया है वहाँ यह छोटा मोटा इंडिया हाजिर है। कुछ नहीं होता तो किट्टी पार्टी हो रही है। एक रंग की ड्रेस में सभी इकट्ठा होकर खा पी लेते हैं या किसी संगठन के कहने पर मैराथन में दौड़ लगा लेते हैं। आधे अखबारों में तो हमारी ही फैमिली छाई हुई है। सभी ने नाइकी पहन रखी थी, खास तौर पर खरीदी थी। सुबह 6 बजे पहुंच गए थे। योग करने जैसी मेट मोदी जी की थी वैसी ही खरीदी थी। सबके लिए मेड इन चाइना। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इतने कमेंट आए हैं कि पढ़ने की भी फुर्सत नहीं है। अभी तो यह लिटिल इंडिया कुछ भी करने को तैयार रहता है। क्रिकेट मैच जीवन में भले कभी ना देखा हो, पर भारत जीत जाए तो पूरे शहर में झंडा लहराते हैं। कार की छत पर नाचते चीखते चिल्लाते रात बिता देते हैं। गर्मी में जब भारत के पास पीने को पानी नहीं होता, यह इंडिया टैंकर से पानी उठवा कर रेन डांस करता है। भारत को टमाटर खाने को ना मिले तो चलेगा, इंडिया तो टोमेटो होली खेलकर ही रहेगा। इंडिया को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके शामिल होने से किसी को कुछ मिल रहा है या नहीं। उसे यही अच्छा लगता है कि वे वहाँ नज़र आ गए। योगा डे का ट्रैक सूट, मेट और सारा सामान रख दिया है संभाल कर। अगले साल फिर ज़रूरत पड़ेगी। रोज़ रोज़ इस्तेमाल क्यों करना। योगा डे के बगैर योग करने का क्या फ़ायदा। मीडिया में नज़र तो आएगा नहीं। सर्वोच्च अदालत की एक पीठ ने बलात्कार के एक मामले में सुनवाई करते हुए पीड़िता और बलात्कार के आरोपी के बीच किसी भी तरह के समझौते को स्त्री की गरिमा के खिलाफ बताया है और स्पष्ट किया है कि बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के मामलों में किसी भी स्थिति में समझौते की अवधारणा के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। खासतौर से जब पीड़िता गरीब और नाबालिग हो तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है। दरअसल तमिलनाडु का मामला कुछ इसी तरह का था, जहां एक अनाथ नाबालिग गरीब किशोरी के साथ बलात्कार हुआ और फिर उसने एक बच्ची को जन्म दिया। जज ने आरोपी के सामने यह विकल्प रखा कि वह पीड़िता से सुलह कर उसके साथ विवाह कर लें। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि ऐसी कोई भी पेशकश आरोपी द्वारा चालाकी से दबाव बनाए जाने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश के जिस मामले पर सर्वोच्च अदालत ने यह आदेश दिया, उसमें तो हाई कोर्ट के फैसले में एक बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के आरोप को यौन हमले में बदल दिया गया, जिससे आरोपी को मिलने वाली 7 वर्ष की सज़ा 1 वर्ष रह गई थी। हैरानी की बात है कि निर्भया कांड के बाद बलात्कार के मामलों को लेकर आई सजगता के बावजूद स्थिति नहीं बदली है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्थिति और भी भयावह है, जहां बलात्कार पीड़िता को सामाजिक बहिष्कार जैसी स्थिति तक का सामना करना पड़ता है। ऐसे में तमिलनाडु की किशोर वय में दुष्कर्म के कारण मां बन जाने वाली उस लड़की के साहस की सराहना की जानी चाहिए, जिसने आरोपी के साथ किसी भी तरह के समझौते से इनकार कर दिया। वास्तव में बलात्कार के मामले में यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि आरोपी कानूनी या सामाजिक ढिलाई का किसी भी तरह से फ़ायदा न उठा सके। वैसे तो यह मौसम बारिश का है, मानसून का है, मैचिंग के साथ कलरफुल छतरियों के तनने का है, मगर यह मौसम क्लीन चिट का भी है और धड़ल्ले से दी भी जा रही है। ऐसे मौसम में जब बंदा थोड़ा बहुत मानवीय होकर फिसलन भरे रास्तों पर चुपके से फिसल जाए और फिर फिसलते देख लिया जाने पर शर्मसार होने के बजाय क्लीन चिट से क्लीन होकर इतराने लगे, तब हर कोई आह भरकर यही कामना करेगा कि हाय एक अदत क्लीन चिट उसके पास भी होती तो उसकी सारी गंदगी क्लीन हो जाती। सियासती प्रतिष्ठानों के पिछवाड़े जो गंदला
पर नाला बह रहा है, सब उसके घाट पर पैर डुबाए बैठे हैं और क्लीन चिट के क्लीनर से मैल छुटा रहे हैं। ऐसी क्लीन चिट से इतनी क्लीनता आती है कि दुश्मनों की आंखें तब चौंधिया जाती हैं। ऐसे में जिन्हें क्लीन चिट नहीं मिल रही, उनके लिए मानसून का यह मौसम भी किसी सूखे से कम नहीं। क्लीन चिट की महत्ता को देखते हुए हर बंदे के जीवन में एक क्लीन चिट जरूर होनी चाहिए। क्लीन चिट के अभाव में बंदा बड़ा बदरंग सा फील कर सकता है। हर तरफ बदरंगियों की जमात है और उसमें हर कोई क्लीन चिट का तलबगार है। कुछ इसलिए बदरंगी होना चाहते हैं ताकि क्लीन चिट हासिल कर सकें। क्लीन चिट मिल जाए तो कोई कितना ही बदरंगी हो, उस पर आरोप कीचड़ आदि ठहरते भी नहीं हैं। जब भी पोतने की कोशिश की जाती है, क्लीन चिट से आई चिकनाहट पर आरोप फिसल कर पोतने वाले को ही गंदा करने लगते हैं। क्लीन चिट दरअसल उन्हीं के लिए है जो कीचड़ में धंसे हैं या रंग डाले गए हैं। बाकी के लिए क्लीन चिट वैसी ही है जैसे गंजों के लिए कंघे, बेसुरों के लिए सुर और नेताओं के लिए डिग्रियां। वैसे सरकार को एक क्लीन चिट परियोजना चलाकर सभी के लिए क्लीन चिट का इंतजाम करना चाहिए ताकि क्लीन चिट पाने के लिए पहले वे दलदल में धंसकर बदरंग हो सकें। सब की अंततः ख्वाहिश भी यही है। एक ज़माना था जब पश्चिम बंगाल की राजनीति की दिशा यहाँ के कवि, लेखक, कलाकार, नाटककार और फिल्मकार तय किया करते थे, लेकिन अब हथियारों से लिखे जाते हैं बंगाल की सियासत के सफ़े। जब भी चुनाव आते हैं या किसी तरह की राजनीतिक उथल पुथल होती है तो हथियार निकल आते हैं। बंगाल में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है। हर आदमी जो राजनीति से जुड़ा हुआ है वह इसे अपने लक्ष्यों को पूरा करने का तंत्र मानता है और इसका नतीजा होता है कि पार्टी का हर कार्यकर्ता पार्टी के भीतर आंदोलन का समर्थक है। जब भी चुनाव आते हैं तो पार्टी का कोई न कोई बड़ा नेता अपने पुराने दल से इस्तीफा देकर नई पार्टी में शामिल हो जाता है या शामिल होने की कोशिश करता है। अभी राज्य की राजनीति में भाजपा की वजह से हलचल है, जो वहां आक्रामक तरीके से मैदान में हैं। न केवल उसके शीर्ष नेता लगातार राज्य के दौरे पर आ रहे हैं, बल्कि शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी रहे तृणमूल कांग्रेस के असंतुष्ट नेता शुवेंदु अधिकारी भाजपा में शामिल हो गए। अब जब चुनाव की धमक सुनाई पड़ने लगी है तो भाजपा को कई चुनौतियों का सामना करना है। सबसे बड़ी बात है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे जो 40% वोट मिले थे उसे कायम रखने के साथ साथ और ज़्यादा उपस्थित के लिए प्रयास करना। यह एक समस्या है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ अन्य स्थानीय पार्टियां चुनाव में ज़्यादा दबाव बनाएंगी। ऐसी स्थिति में अपनी उपस्थिति कायम रखने के साथ साथ भाजपा के समक्ष दो विकल्प हैं। पहला, तृणमूल कांग्रेस के मतदाता समूह को तोड़ना होगा। 2019 में भाजपा ने पूर्वी मिदनापुर जिले में बहुत अच्छा नहीं किया। इस बार के चुनाव में उसे पूर्वी तथा पश्चिमी मिदनापुर में अपनी ताकत दिखानी होगी। दूसरा कि भाजपा को यह प्रदर्शित करना पड़ेगा कि तृणमूल कांग्रेस अपनी ही समस्याओं से परेशान है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं की मौजूदगी 27 से 30% है और यह किसी भी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। भाजपा की हर कोशिश के बावजूद यह उसकी पहुंच से बाहर है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में कहा कि वह बंगाल में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाएंगे और उसके बाद उन्होंने यहां के मुस्लिम नेताओं से मुलाकात करनी शुरू कर दी। मुस्लिम समुदाय बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 120 पर निर्णायक भूमिका अदा करता है। दूसरी तरफ राज्य में चुनाव से पूर्व भाजपा तथा तृणमूल कांग्रेस के मध्य एक नई नारेबाजी चल रही है, राष्ट्रवाद बनाम क्षेत्रवाद। भाजपा हर चुनाव में चाहे वह राष्ट्रीय हो या राज्य स्तरीय राष्ट्रवाद को हवा देती है, जबकि तृणमूल कांग्रेस क्षेत्रवाद के पत्ते फेंक रही है। बिहार के चुनाव में जैसे नीतीश कुमार ने बिहारी बनाम बाहरी का नारा दिया, ठीक उसी तरह तृणमूल प्रयास में है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई बार भाजपा को बाहरी कहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मत है कि राष्ट्रवाद बनाम क्षेत्रवाद का नारा 2021 के बंगाल के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाजपा हिंदुत्व के नारे दे रही है, जो कि पश्चिम बंगाल के लिए नई बात है और यही कारण है कि बाहरी बनाम स्थानीय की बात उठ रही है।
तृणमूल कांग्रेस ने मां माटी मानुस का नारा दिया था। इसके जवाब में भाजपा कह रही है कि ये बार बांग्ला पारले तो सामला, यानी इस बार बंगाल रोक सको तो रोक लो। भाजपा पिछले 1 साल यह कह सकते हैं, उससे ज़्यादा समय से ऐसे बंगाली चेहरे की तलाश में है जो राज्य में हिंदुत्व की राजनीति को और ताकतवर बनाए। पार्टी ने जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी प्रचार का जरिया बनाया है और बता रही है कि वे बंगाल के सपूत थे जिन्होंने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। स्टॉप।